हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आधुनिक भारत में जितने भी भारत के गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा किस तरह से बंगाल में गवर्नर का उद्भव हुआ और बंगाल के गवर्नर कब गवर्नर जनरल बना और कब गवर्नर जनरल बने और कब बने। उसके बाद हम आज देख रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल, जो इसमें प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हैं, यही आपका बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और ये आपका चैप्टर है जो BPSC बिहार दरोगा बिहार पुलिस और जो सुपर 8 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि BPSC का फेवरेट चैप्टर है गवर्नर जनरल और इससे संबंधित कार्य। तो आइए शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो आपको पता हो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। और इनके बारे में एक स्पेशल बात किया जाए तो इन्होंने प्रथम बार जब आए थे भारत में, जब प्रथम बार भारत में आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अगर कहीं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, आप पूछेगा कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत आए थे तो प्रथम बार कहाँ गवर्नर बनाए गए थे। तो प्रथम गवर्नर इनको बनाया गया था मद्रास का 1803 में। मद्रास का 1803 में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रथम गवर्नर के रूप में 1803 में मद्रास में आए थे। उसके बाद इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उसके बाद 1833 एक्ट था, भारत जो 1833 का एक्ट था, इसी के तहत इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इतना आपको बेसिक तौर पे याद होना चाहिए, इनके बारे में यह जानकारी होनी चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक एक अंग्रेज अधिकारी थे और इन्हें प्रथम बार जब भारत में आए थे तो इन्हें मद्रास में 1803 में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद इनको बंगाल के गवर्नर बनाया गया था और बंगाल के गवर्नर बनने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद जब 1833 का एक्ट आया, इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वो अब पूरा भारत का गवर्नर जनरल होगा। चूँकि यहाँ पे बात करें तो ये बंगाल में थे, उस टाइम बंगाल में थे और यहाँ आपका मद्रास था, जो आज का चेन्नई है, मद्रास था। और यहाँ पे आपका बम्बई था, यहाँ पे बम्बई था। तो इसी जो एक्ट था 1833 का एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनको संपूर्ण जो बम्बई और मद्रास था, तीनों जगह का संपूर्ण रूप से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल इन्हें कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल बना दिया कब? 1833 एक्ट के तहत। तो पूछा किस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया था। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको क्लियर होता है कि बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस तरह से बने आपको हम बता दिए। इनसे संबंधित बात किया जाए तो इन्होंने प्रथम बार 1829 में जो सती प्रथा पर रोक लगा दिया। और सर्वप्रथम कहाँ लगाए थे? तो इन्होंने सर्वप्रथम 1829 में मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में लगाए थे। बंगाल के क्षेत्र में 1829 में लगाए थे। इसलिए आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है या बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि 1829 में प्रथम बार सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। किनके प्रयास से? एक भारतीय समाज सुधारक हैं और इनको नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही मतलब आवाज़ उठाई थी कि सती प्रथा पे रोक लगना चाहिए। इसमें सती प्रथा में होता था कि जब किसी भी पत्नी का पति अगर युद्ध स्थल में शहीद हो या कहीं भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो उनको जिंदा पत्नी को उनकी चिता पे जलाया जाता था। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक समाज में एक कह सकते हैं कि एक मतलब घिनौना मतलब प्रथा था, बहुत खराब प्रथा था। तो सती प्रथा का प्रथम राजा राम मौर्य के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में बंगाल के क्षेत्रों में प्रथम बार लागू किया गया था कि सती प्रथा निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद 1830 में, एक साल बाद 1830 में
बम्बई एवं मद्रास के क्षेत्र में भी इसका रोक लगा दिया। बम्बई एवं मद्रास के क्षेत्र में, बम्बई एवं मद्रास के क्षेत्र में। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होगा, क्योंकि बहुत सारे अत्यंत पढ़े कि 1829 में पश्चिम बंगाल की कथा को रोक लगा था, तो लगा था, जरूर रोक लगा था 1829 में, बट सिर्फ बंगाल के क्षेत्र में लगा था। उसके बाद 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास यानी कि संपूर्ण भारत में इसको प्रभाव देखा गया था। राजा राम मोहन राय का तो प्रयास रहा ही, बट यहाँ आप कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इसको कानूनी एक मतलब समर्थन दिया या कानूनी पैजामा पहनाया यहाँ पे या कानूनी सपोर्ट किया कानून रूप से, इसलिए कानून रूप से इसको अवैध 1829 में घोषित किया गया था। और 1829 में प्रथम बंगाल में, उसके बाद 1830 में बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला। अगला पॉइंट इससे संबंधित है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्हीं ने सर्वप्रथम बार सरकारी सेवा में जाति धर्म नस्ल आदि के आधार पर जो आपका नियोजन होता था, सरकारी सेवा में जो नियोजन होता था, इसको इन्होंने रोक दिया। इसको क्या किया कि इन्होंने रोक दिया कि जाति या धर्म पे नहीं होना चाहिए तो सिर्फ उसको योग्यता के आधार पर होना चाहिए। यानी योग्यता के आधार पर जो योग्य होगा, योग्यता के आधार पर चयन होगा। सरकारी सेवा है, उसमें योग्यता के आधार पर जो योग्यता रखा जाए, जो भी जॉब था या जो भी सरकारी सेवा था, उसके लिए जो योग्यता था, योग्यता के आधार पर, और जाति धर्म नस्ल आदि के आधार पर जो होता था सिलेक्शन होता था सरकारी सेवा में, इसको रोक दिया गया। और योग्यता का मेन आधार बनाया, योग्यता का इन्होंने आधार बनाया कि योग्यता के आधार पर होगा, चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी के नस्ल का हो, सबका सरकारी सेवा में होगा, बट योग्यता के आधार पर होगा। आइए इन्हीं से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो जातिगत भेदभाव के आधार पर खत्म करके इन्होंने योग्यता दिखाया। और फिर आपको इन्होंने 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर या सिफारिश पर, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा जो था उसको प्रचलन में रहा। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने माध्यम बनाया। तो इन्होंने पहली बार 1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर इन्होंने जो अंग्रेजी था, जो शिक्षा का माध्यम था, उसको अंग्रेजी बना दिया। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी पूर्ण रूप से इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजी प्रचलन भारत में आया था। और आइए इसको आगे देखते हैं, यहीं के नीचे देख लेते हैं। इससे और एक संबंधित है आपका जो एक प्रथा था, एक ठगी प्रथा था। ठगी प्रथा को 1830 में इन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि ठगी प्रथा का दमन किया, रोक दिया ठगी प्रथा को। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि ठगी प्रथा को खत्म किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में खत्म किया गया था। और पूछा कि खत्म किया गया किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में खत्म कर दिया गया। और किसके मतलब प्रयासों से? तो यहाँ कैप्टन सलीमन था, कैप्टन सलीमन था, इसके प्रयासों से खत्म किया गया। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके प्रयास से? तो कैप्टन सलीमन। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है कि ठगी प्रथा का अंत या दमन किसने किया था? तो कैप्टन सलीमन ने किया था, कैप्टन सलीमन ने किया था। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो इतनी सारी इनसे इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप में समझ में होगा। आइए आगे देखते हैं। इनका शासन चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 मात्र 1 साल के लिए रहे इन्होंने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद यानी कि सेकंड भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें काम करने का मौका मिला। और 1 साल इनको मौका मिला था 1835 से 36 तक। इन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जो इनको प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जाता है। जो प्रेस था, भारतीय प्रेस था, प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इनसे पहले जितना भी गवर्नर जनरल थे उनके शासनकाल में क्या होता था कि जैसे कोई अगर समाचार पत्र निकलता था तो उसको एक रूल रेगुलेशन पर चलना पड़ता था, उसको जांच पड़ताल होता था। तो वो सब खत्म करके इन्होंने प्रेस को मुक्त कर दिया इस सब चीज़ों से। तो इन्हें चार्ल्स मेटकॉफ को 1835-36 में प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। इनके बाद आते हैं
लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक, 1836 से 42 तक इन्होंने रहा था। और ये थर्ड थे, जो तीसरे थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तीसरे। तो इन्होंने मुख्य रूप से एक जीटी रोड है जो अभी भी है, जीटी रोड का मरम्मत करवाया, मरम्मत करवाया जो आपका जीटी रोड है। तो आपका NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहते हैं। इसको प्रथम बार से शास्त्री ने इस पर कार्य किया था और इन्होंने जीटी रोड का मरम्मत कराया था। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ऑकलैंड से जीटी रोड का मरम्मत करवाया। और तीसरे क्रम के इन्होंने भारतीय गवर्नर के रूप में कार्य किए। इसके बाद आते हैं 36 से 42 के बाद आते हैं, इसके ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 42 से 44 तक रहा था। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि निम्नलिखित भारतीय गवर्नर जनरल को उसे कार्यकाल के अनुसार सजाएं, यानी श्रेणी क्रम में। तो उसके लिए आपको इतना बेसिक रूप से याद होना चाहिए। रूप में लॉर्ड एलनबरो आए जो 1842 से 44 तक। इन्होंने आते ही प्रमुख रूप से 2 कार्य किए। 1843 में 2 कार्य किए प्रमुख रूप से, है तो बहुत सारे इनका कार्य में जो प्रमुख रूप से जो एग्जाम के पॉइंट से जरूरी है उसको हम देखते हैं ज़्यादातर। तो 2 कार्य किए। प्रथम इन्होंने सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया, और दूसरा कार्य इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। जो दास प्रथा था, दासों का निर्यात होता था, तो दास प्रथा का अंत। तो महत्वपूर्ण रूप से 2 इनसे पॉइंट पूछा जाता है। 1843 में सिंध का विलय किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया। फिर पूछता है कि दास प्रथा का अंत 1843 में किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया। फिर इससे एक सम्बंधित और कि जो हम लोग का जो रविवार की छुट्टी मिलता है, सभी बच्चों को अभी स्कूल में सरकारी ऑफिस में, तो इन्हीं के शासनकाल में 1843 में यह शुरू हुआ था परंपरा कि रविवार की छुट्टी सप्ताह में 1 दिन होगी। तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में रविवार की छुट्टी का ऐलान हुआ था और उसी टाइम से रविवार की छुट्टी दिया जाता है। तो इनसे 3 पॉइंट, रविवार की छुट्टी 1843 में, रविवार सिंध का विलय आपका 1843 में लॉर्ड एलनबरो, और तीसरा पॉइंट है दास प्रथा का अंत इन्होंने किया। तो चलिए आइए देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग से बस ज़्यादा नहीं आता है। इन्होंने एक नर बलि प्रथा था, इन्होंने चौथे क्रम में सॉरी 5वें क्रम में आए लॉर्ड हार्डिंग, और 1844 से 48 तक रहे। और इन्होंने नर बलि प्रथा का दमन किया। आइए अब हम डिटेल रूप से डलहौजी और कैनिंग को देखते हैं, क्योंकि डलहौजी को एक तरह से समाज सुधारक भारत में माना जाता है। और कहा जाता है कि भारत को एक मतलब नया स्वरूप दिए थे, क्योंकि रेल था, तार था, बहुत सारे डाक घर चला करके। तो वही जो इनका व्यक्तिगत सिद्धांत था, जिसको आप हड़प नीति कहते हैं, उसके साथ इन्हें मतलब भारत का शोषण भी किए थे। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो इसको यहाँ लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी। 48 से 56 तक इनका शासनकाल था। इनसे सबसे चर्चित एक है आपका जो जब लॉर्ड डलहौजी शासन जब आए भारत में, तो सर्वप्रथम इन्होंने एक हड़प नीति अपनाया। हड़प नीति, या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत, इसी को व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं। तो यही था इनका जो एक शोषक नीति था भारत के प्रति, और इसीलिए इन्हें कभी कभी मतलब निगेटिव पॉइंट भी देखते हैं। ऐसे इन्होंने भारत में बहुत से सुधार किए थे। तो आइए पहले देखते हैं हड़प नीति। हड़प नीति का अर्थ होता है कि वैसा साम्राज्य या वैसा रजवाड़ा जिसका मतलब अपना पुत्र नहीं हो, दत्तक पुत्र का रखा हो, या गोद लिया हो, या तो फिर उनका कोई संतान नहीं हो, उसको इसी हड़प नीति के तहत उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना इनका सिद्धांत था। तो इन्होंने हड़प नीति के तहत जो महत्वपूर्ण आपका जो साम्राज्य था उसको मिलाए थे। जैसे सर्वप्रथम सतारा को इन्होंने 1848 में अपने साम्राज्य मिला लिए थे। इसके बाद आपका हो जाएगा संबलपुर, और एक 1849 में मिला था इसको, एक जैतपुर,
में मुख्य रूप से 1849 में ये दोनों को मिलाया गया था। तो प्रश्न डायरेक्ट आता है आपका। यह प्रथम प्रश्न है कैसे कि हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम साम्राज्य कौन था? तो सतारा प्रथम था, जिसको 1848 में व्यापक सिद्धांत हड़प नीति या टॉप ऑफ फ्लेम्स नीति के तहत इन्होंने सतारा को 1848 में अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। उसके बाद संबलपुर और जयपुर को 1849 में मिलाए थे। उसके बाद एक उदयपुर को इन्होंने 1852 में अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद और महत्वपूर्ण थे जैसे झांसी नागपुर, झांसी है, नागपुर है, फिर आपका अवध है। ये अवध जो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हड़प नीति के तहत मिलाया था और इसका प्रमुख प्रभाव आपको देखने को मिलता है 1857 क्रांति में। तो झांसी को इन्होंने 1853 में, नागपुर को 54 में और अवध को 1856 में इन्होंने हड़प नीति के तहत या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिलाया था। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि जो हड़प नीति के तहत कौन कौन सा साम्राज्य को मिलाया गया था उसको सीरियली सजाइए। तो सतारा को 48 में, संबलपुर और जयपुर दो पूरे हैं जो 1849 में, यानी कि सतारा 48 और संबलपुर जयपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53, नागपुर 54 और जो अवध था उसको 56 में लिया गया था। तो ये सब इनका था जो शोषक नीति था भारत के प्रति। आइए और आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने कुछ सुधार भी किया, जैसे आपका जो शिक्षा था इसको 1854 का वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच 1854 का वुड डिस्पैच था। इन्होंने भारतीयों को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा हेतु लागू लाया था इन्होंने। तो उच्च शिक्षा हेतु या विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इन्होंने वुड डिस्पैच का जो था शिक्षा के सुधार में इन्होंने कार्य किया था। और एक इनसे प्रश्न है 1853 में इन्होंने प्रथम बार रेल चलाई, भारत में प्रथम बार रेल चलाई इन्होंने ही। प्रथम बार रेल का परिचालन शुरू किया। तो बहुत सारे एग्जाम पूछा गया कि भारत में रेल का परिचालन कब से हुआ? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेलवे चलाई गई थी। तब का मुंबई से थाने के बीच मुख्य रूप से आपका शायद 16 किलोमीटर इसका दूरी था। तो एक नहीं पूछता है, पूछा कि किसके किस बीच चलाया गया था? तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 1853 में। प्रथम रेल का परिचालन डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद 1854 में इन्होंने डाक टिकट शुरुआत किया भारत में। तो प्रथम डाक टिकट की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। और इसी साल इन्होंने एक और सुधार किए थे, जैसे तार सेवा। आज तो बहुत सारा कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया, तो इन्होंने तार सेवा जो शुरू किया था प्रथम बार डलहौजी नहीं 1854 में। तो इन्होंने 1854 में दो कार्य किए थे। 1854 में डाक टिकट शुरू किए थे और जो तार सेवा था, और ये भी पूछता है कि प्रथम तार सेवा शुरू की थी कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो जो प्रथम तार सेवा था तो आपको कलकत्ता से आपका आगरा तक चला था। तो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछ चुका है कि जो प्रथम भारत में तार सेवा 1854 में शुरू किया था डलहौजी द्वारा, तो कहाँ से कहाँ तक चला था? तो कलकत्ता से आगरा तक चलाया था इन्होंने। और 1853 में प्रथम रेल, 1854 में तार सेवा हो गया और डाक टिकट हो गया। आइए आगे भी देखते हैं। इन्होंने बहुत सा कार्य किया जो सुधारात्मक था। मुख्यालय था इन्होंने शिमला में स्थापित किया सेना का मुख्यालय का। तो ये सुधारात्मक कार्य इनका है। और इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो समर कैपिटल ऑफ शिमला उस टाइम इसका था, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी था इनका शिमला था। तो सेना का मुख्यालय। एक तोपखाना को इन्होंने मेरठ में स्थापित किया, जहाँ से आप देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उसमें इस यहाँ से उठी थी, यहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरठ में तोपखाना को इन्होंने मेरठ में शिफ्ट किया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया गया था? किसने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। आइए इसके बाद और देखते हैं। इन्होंने जैसे और जो राजवाड़ा था, जैसे आपका
सिक्किम को, पंजाब भी था, इन्होंने अन्य नीति के तहत इन्होंने इसको शामिल किया था। और फिर आपका बर्मा भी था, बर्मा पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में कि बर्मा को कब मिलाया था। तो सिक्किम को इन्होंने, ये बर्मा हुआ था जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, उसी के दौरान बर्मा को मिलाया था इन्होंने। तो जो आज के डेट में म्यांमार के नाम से जानते हैं बर्मा, तो बर्मा को इन्होंने 1852 में मिलाया था। और पंजाब को भी इन्होंने 1852 में मिलाया था और सिक्किम को 1850 में मिलाया था। तो ये भी आपका प्रश्न आ जाता है, तो नहीं ध्यान रहने पे छूट जाता है। तो पूछा कि सिक्किम को डलहौजी ने कब मिलाया था, तो 1850 में। पंजाब और बर्मा को 1852 में। आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान इसको बर्मा को जीत कर मिलाया था इन्होंने। आइए इसके बाद देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका शासनकाल 1856 से 62 तक रहा। तो इनसे प्रश्न आता है, प्रथम प्रश्न कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुआ, इन्हीं के शासनकाल में हुआ 1857 की क्रांति। और इसी क्रांति के बाद एक एक्ट आता है 1858 आता है। और इसी 1858 एक्ट के तहत जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो आप देख रहे हैं कि भारत के गवर्नर जनरल आज तक रहे, तो इसी एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था इस खत्म करके वायसराय नियुक्त किया गया। वायसराय यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग से दो प्रश्न यहाँ से फंसेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन रहे, तो लॉर्ड कैनिंग रहे, और प्रथम वायसराय कौन रहे, तो लॉर्ड कैनिंग ही रहे। तो 1857 क्रांति के बाद इनको वायसराय की एक मतलब गवर्नर जनरल खत्म कर दिया गया, वायसराय की एक पोस्ट क्रिएट किया गया और वायसराय के रूप में ही कैनिंग ने काम किया। इसके बाद इन्होंने 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, इसको वैध कर दिया। तो जैसे कि हमने देखा कि राजा राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा का मतलब रोक दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ठीक उसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह को वैध कर दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध कर दिया, मतलब लीगल कर दिया उसको। तो इस प्रकार से आज भारत के गवर्नर जनरल का वीडियो समाप्त होता है और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग से इसी के साथ समाप्त होता है। और इसके बाद हम वायसराय की देखेंगे कि कौन कौन वायसराय भारत में रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप में समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और व्यू बहुत कम जा रहा है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।